क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 1 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे वो आज के हैं क्या होंगे। भारत में मंदी से बाहर मतलब भारत मंदी के बाहर आ गया है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी मुद्रास्फीति की लक्ष्यीकरण से क्या संबंधित न्यूज़ है देखेंगे। विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक, कुछ इससे समझ में आ रहा है कि क्या किससे रिलेटेड हो सकती है, गैस करिए कुछ। क्योंकि ऐसे ही जो स्कीम होती हैं आयोग बहुत पूछता है, इससे डायरेक्टली ना पता चल रहा हो कि क्या मतलब है। नेशनल रिवर रेजुवेनेशन मैकेनिज्म, काफ़ी पोल्यूशन हो गया रिवर्स में, तो उनको जो है फिर से साफ ऑफ किया जाए, उसके लिए एनजीटी का कुछ रूलिंग आई है, समझेंगे क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं, आनुवांशिक रूप से संशोधित जो जीव होते हैं, उनको हम इम्पोर्टेड जो फूड क्रॉप्स आ रही हैं हमारे यहाँ इंडिया में बाहर से, उनमें क्या रेगुलेशन करना है, कौन करेगा, अब पहले कौन करता था, ये सब जानेंगे। ठीक, हमारे आज के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो कौन कौन से हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि शून्य भेदभाव दिवस, बहुत ज़्यादा जरूरी। और दूसरा है सिविल डिफेंस डे। अब सिविल डिफेंस समझ रहे हो, मतलब जो सिविलियंस हैं, एक होता है मिलिट्री जो सैन्य होते हैं हमारे, और एक होते हैं सिविलियन जैसे हमारे आप जैसे लोग। तो जो सिविलियन है उनको भी कुछ जो है शस्त्र और ये सारी चीज़ें जो है सिखाई जाए, ताकि कभी ज़रूरत पड़े, जैसे चाइना ने मान लिया अटैक कर दिया तो सैन्य तो है ही, लेकिन फिर और सिविल से भी लोग जो है डायरेक्टली रिक्रूट होके और वो भी एक तरीके से डिफेंस कर पाएँ। इसके लिए जो है सिविल डिफेंस की जो एक चीज़ बनाई गई है, ठीक है, तो ताकि जो है वो भी ज़रूरत पड़ने पे देश की रक्षा कर सकें। और वैसे भी जो है काफ़ी सुरक्षा रहे, सिविलियंस जो है एक दूसरे की कोई उपद्रव ना हो पाए, इसके लिए भी सिविल डिफेंस की बात करी जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि नए पेड ग्रुप हमारे चालू हो रहे हैं। ईपीएफओ का 9 मार्च से और यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का 12 मार्च से। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके कंप्लीट पेड ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और डिस्कशन ग्रुप आपको मिलेगा, जिसमें 1-to-1 आप लोग को गाइड किया जाएगा। पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि इंडिया रिसेशन यानी कि मंदी से बाहर आ गया है। ऐसा किसने बताया है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बताया है। ठीक, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने बताया है कि अभी इन्होंने रिपोर्ट निकाली अपनी तीसरे फिजिकल की, यानी कि कौन सा हुआ है, ये हुआ दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर का। ठीक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रिपोर्ट निकाली और इसमें कहा कि भैया पिछले 2 बार में, यानी कि अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, तो ये पहला तिमाही मतलब तिमाही था, इसमें भी हम 2020 में अगर जब नाप रहे थे 2019 से, ठीक, तो हम जो है पिछली बार से 25% करीबन जो है हमारी ग्रोथ कम हुई थी। ठीक, तो यहाँ इस वाले तिमाही में क्या हुआ कि हम ग्रो कम हुए पिछले साल के अनुसार के कंपैरिजन में। इसी तरीके से जुलाई अगस्त सितंबर जो दूसरी तिमाही थी उसमें भी हम 7% करीबन जो है पिछली बार से कम हुए। तो 2 बार लगातार अगर मंदी हो जाती है पिछले साल कंपैरिजन में, हम जो है कम ग्रो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टेक्निकल जो है मंदी या फिर रिसेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई थी। लेकिन तीसरे वाले में देखा जा रहा है कि पिछले साल के यानी 2019 का से कंपेयर जब किया आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 के, क्या मतलब जो पूरा जीडीपी आई है सकल घरेलू उत्पाद, तो वो देखा गया है कि 0.4 पॉजिटिव में आ गया। मतलब हम बढ़े हैं, कम बढ़े हैं लेकिन बढ़े हैं। तो अब एक तरीके से हम मंदी से बाहर आ गए, ये कहा जा रहा है। ये है पूरा टेक्निकल यहाँ पे कंटेक्स्ट और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। टेक्निकल रिसेशन का ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आ सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है अकल। और आप लोगों को सकल घरेलू उत्पाद का मैंने कल बताया ही था, यही सब फिगर्स यहाँ पे दे रखी हैं। और अब की बार इन्होंने एनएसओ ने ये कहा है कि रिवाइज जो उन्होंने निकाला है कि पिछले साल मतलब आपका, अच्छा, वित्तीय वर्ष हमारा कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। ठीक, ये होता है हमारा वित्तीय वर्ष। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका 20-21 जो फाइनेंशियल ईयर है यानी वित्तीय वर्ष है, वो 8% से नीचे चला जाएगा जीडीपी के। अगर हम देखेंगे 8% से नीचे चला जाएगा। अगर वो कंपेयर करोगे आप तो विद द 4% ग्रोथ सीन इन 2020 वाले वित्तीय साल में, यानी कि आपका ये क्या होगा 2019-20, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च 2020 तक जो है 4% ग्रोथ हुई थी। लेकिन आपका वहीं 1 अप्रैल 2020 से आपका जो है 21 से अगर देखा है तो ये एस्टिमेटेड है, अनुमानित है कि 8% की ओवरऑल पूरे साल में गिरावट आ जाएगी। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ फिगर दिए हैं। फिगर से ज़्यादा समझना जरूरी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है। देखो,
जब जैसे टमाटर है, टमाटर में जो है आपने वैल्यू एडिशन किया, कुछ शुगर मिलाया, कुछ मिलाया, तो उसमें वैल्यू एडिशन करके जो आपने जो है उसको केचप बना लिया उसका, ठीक, टमाटर का। तो जब केचप बन गया तो ये क्या था कि वैल्यू एडिशन होकर ये प्रोडक्ट बना है आपका, ठीक। तो जो आपने वैल्यू एडिशन करी इसको ही जोड़ा जाता है। तो और जो है बाकी जो चीज़ें होती हैं उसमें जो भी टैक्स वैक्स लगे वो उन्हें जोड़ के वैल्यू एडिशन को सिर्फ जोड़ा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद वाले में क्या था, जो फाइनल गुड होता है खाली उसको जोड़ा जाता है, बीच में कितनी वैल्यू एडिशन हुई, क्या हुआ, कितनी बार हुई, ये सब नहीं देखा जाता है। सिर्फ फाइनल गुड की जो प्राइस है उसको जोड़ दिया जाता है आपका प्रोडक्ट की प्राइस, चाहे गुड्स और सर्विस हो पूरे भारतवर्ष में, और उससे जो है आपका निकाला जाता है जीडीपी। लेकिन जीवीए में जो है ये अलग है, ठीक। तो ये वाली बात है। तो वैल्यू एडिशन वाले में क्या होता है कि आपका डबल टैक्स अगर लग रहा है वो भी नहीं होता है, सिंपल ये याद कर लीजिएगा। और वैल्यू एडिशन कितना ज़्यादा नवाचार, इनोवेशन कितना कैसे क्या हो रहा है, इन सब पे भी पता चलता है। तो ये ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। तो ये वाली चीज़ है, एनएसओ के एक्सपर्ट ने बताया कि दो सेक्टर जो है हमारे एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब ही सिर्फ बढ़े हैं 2000, अगर पूरे उसमें साल में देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2021 वाले में 20 और 21 लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो ये बढ़े हैं, बाकी सब नीचे गए हैं। सब सब देखो, होटल वोटल सब नीचे चले गए हैं। सिर्फ हमारे जो है फार्मर्स ने हमको उठा के रखा है, बिजली और ये सब वालों ने उठा के रखा है। ये जानना जरूरी है यहाँ पे, ठीक। ताकि वहाँ पूछ ले कि भैया कौन कौन से सेक्टर थे, तो फार्मा और इलेक्ट्रिसिटी और इनके अलावा कोई और थे तो मत मार करके आना। इसके बाद जो है जो मैन्युफैक्चरिंग जीवीए है वो 1.6% बढ़ा है, और आफ्टर जो है डिपिंग 35.9%, मतलब पिछले 2 क्वार्टर में घटा था मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण, अब की बार बढ़ा है, ये समझने वाली बात है, ठीक। रिसेशन क्या होता है, स्लो डाउन अगर हो जाए बहुत, या तो जो है गिरावट आ जाए या बड़े पैमाने पर संकुचन हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जब स्पेंडिंग ना हो रही हो, ठीक, मतलब लोग खर्चा वर्चा ना कर रहे हो, खरीद वरीद ना कर रहे हो, डिमांड ना हो रही हो, तो फिर जो है ज़्यादातर रिसेशन हो जाता है, ज़्यादातर जनरली लिखा हुआ है, ठीक। और इसको निपटने के लिए क्या होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जैसे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत, जिसमें आरबीआई के 3 और सरकार के 3 लोग होते हैं, 6 लोग टोटल होते हैं। तो उसमें क्या है कि वो ईजी मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं, मतलब पॉलिसी रेट जो होते हैं आपके उनको कम कर रखता है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सिस्टम में जाए, और जो है लोग लोन लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जेब में पैसा जाए, और जो है खर्चा करें, डिमांड बनाएं, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। अगला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति का जो है लक्ष्यीकरण, यानी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक टारगेट होता है कि भैया 4% से या तो 2 कम, यानी 2 से लेकर 4 तक, और या तो 2 ज़्यादा, यानी कि 4 से 6 तक। तो ये पूरी रेंज है कि इन्फ्लेशन जो है हमें इस रेंज में रखना है, 2 से 6 के बीच में। अगर 4 रह रहा है तो भी अच्छी बात है। अच्छा, इन्फ्लेशन हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि इन्फ्लेशन या महंगाई है तो महंगाई को जीरो क्यों नहीं करते हैं। देखिए, विकासशील जो देश होता है, जो डेवलपिंग कंट्री होता है, उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना जरूरी है। इसकी ये दिखाता है कि हमारे यहाँ डिमांड है, हमारे यहाँ जो है कंजम्पशन जो है की पावर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चाहते हैं कि बढ़े। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, जैसे विकसित देश है तो वहाँ पे सब कुछ बन चुका है, समझना, ठीक। तो वहाँ पे डिमांड कम है, वहाँ पे सिर्फ क्या है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चलता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घर वर अभी पुल और ये सब सड़कें ये सब बन रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, डिमांड है सरिया सीमेंट इन सब का, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिमांड रहेगी तो महंगाई रहेगी। तो जो कि एक अच्छा है, ये दिखलाता है कि हाँ, जो इस कंट्री में अभी भी खपत होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, डिमांड है, इसलिए जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत रहना ठीक है, बहुत ज़्यादा और बहुत कम दोनों ही बुरा है। तो 2 से 6 इसलिए रेंज यहाँ पे रखी है। मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और ये ही रीज़न वहाँ पे घुमा फिरा के चाहे इतना ही पूछे, अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से मेरा सुन लिया है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर लो, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं पूछेगा, यूपीएससी तो ये नहीं पूछेगा ये बताइए, हो सकता है कि वंस इन अ मून पूछ ले कभी कि रेंज बता दीजिए, लेकिन हाँ, ये जो पूछ सकता है कि भाई इसके कम होने से, इससे ज़्यादा होने से क्या हो सकता है, क्योंकि वो बिटवीन द लाइंस पूछता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करता है। तो इसलिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को ये एग्ज़ाम पास करने के लिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं इसको, 2016 में इसको लाया गया था। अच्छा, इसकी जो है समीक्षा होनी थी कि क्या इसको इसी रेंज में ही रखना है, मार्च 31 2021 तक ये जवाब देना था, ठीक। तो अभी तो उन्होंने कह दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अगले 5 साल भी हम इसी को चलाएंगे, इसी रेंज को, 2 से 6 की वाली रेंज को, ठीक। अच्छा, आरबीआई के क्या रूल होते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आप लोग को, मतलब रोल या फंक्शन, ठीक, क्या क्या होते हैं, इनको आप लोग को जो है यहाँ पे होमवर्क है आपको ये लिखना है, ठीक। आरबीआई ने कहा है कि हमने स्टडी किया अक्टूबर 2016 से मार्च 2020 तक का, और हमने पाया अगर कोविड के टाइम को निकाल दो तो ये ठीक है, और हम अगले 5 साल और चलाना चाहते हैं, ठीक। और करंट न्यूमेरिकल जो है डिफाइनिंग ये जो बता रहा है, नेक्स्ट 5 ईयर भी हम इसको रखेंगे।
और ये वाला जो ट्रेंड है इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो हमने जब ये लागू किया था फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन ये वाला, ठीक, टारगेटिंग वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या था ये आपका जो है FIT ढांचे को अपनाया था 2016 में, ठीक। तो उससे पहले अगर देखा जाए तो 2016 से पहले क्या था कि इन्फ्लेशन की रेट देख रहे हो 9% थी, जो कि अब अगर देखा जाए जब से लागू हुआ तो 3.8 4.3 के परसेंट के रेंज में रहा है, तो ये ठीक है, बढ़िया है। और इन्होंने ये भी कहा है इन्फ्लेशन रेट जो 6% का होता है ये अप्रोप्रिएट अपर टॉलरेंस लिमिट होता है इन्फ्लेशन टारगेट का, मतलब हम इतना टॉलरेट कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे भी कहा, ये भी कहा है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो था, जो लचीली जो मुद्रास्फीति की जो हम टारगेट कर रहे थे, उससे ये भी हुआ है कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छा हुआ है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो RBI है वो हर हर 2 महीने वो निकालता है ना आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करता है, पॉलिसी रेट्स कौन कौन से होते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक, MSF और बैंक रेट, ये 4 होते हैं, ध्यान रखना। तो इन चारों में क्या है कि भैया वो उसको जो है कम ज़्यादा करता है, तो क्या होता अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से। तो अगर इसे मान लीजिए रेपो रेट कम कर दिया, रेपो रेट कम करने से क्या है कि ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन कहा जाएगा कि हो रहा है अगर बैंक भी अपने जो ब्याज दर हैं लोन वोन के लिए, पहले मान लीजिए आपने होम लोन लेने गए तो वो 10% था, पॉलिसी रेट मान लीजिए फला फला कुछ भी था, 5% था, जो भी था, ठीक। फिर जब पॉलिसी रेट मान लीजिए 3% हो गया, तो इनको भी कम से कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलिसी रेट जब इनको सस्ते में लोन मिल रहा है RBI से, पैसा मिल रहा है, तो ये फिर आगे लोन जो जनता को दे वो भी कम दे। तो ऐसा देखा गया है कि जब से ये FIT किया गया, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FIT जब से आया है तब से मॉनेटरी पॉलिसी भी अच्छे तरीके से हो रहा है। मनी मार्केट में तो हो रहा है, बॉन्ड मार्केट में नहीं हो रहा है भाई, इतना समझ लीजिएगा। अगर बोले मॉनेटरी ट्रांसमिशन बहुत अच्छे से हो रहा है जब से FIT आया है, तो बॉन्ड मार्केट में नहीं हुआ है, ऐसा RBI ने बोला है, ठीक। मनी मार्केट में तो हो गया। मनी मार्केट मैंने अभी ऑलरेडी जो है पेड ग्रुप में 2-3 दिन से बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, आप लोगों को जो समझ में आ गया होगा, अगर आ गया तो प्लीज़ बताइए कि मनी मार्केट होता क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। इम्प्रूवमेंट भी है ट्रांसमिशन में, और जो भी लोन वोन की कैटेगरी हैं उन सब में इंप्रूवमेंट आया है, ट्रांसमिशन ठीक से तरीके से हो रहा है, ठीक। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब यह है कि सेंट्रल बैंकिंग जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के इर्द गिर्द घूमती है कि इन्फ्लेशन, देखिए अभी कोविड के टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो 3 तरीके चलती है। यहाँ पे भी एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। 3 तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी कर सकता है RBI, ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत। एक होता है आपका एकोमोडेटिव, ठीक, एकोमोडेटिव बोलते हैं ये किसको एकोमोडेट कर रहा है, ग्रोथ को कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक। ये चाहता है कि GDP बढ़े, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये लचीले ईजी वो कर देगा, लोन वोन पॉलिसी रेट्स गिरा देगा ताकि लोग के पास पैसा जाए, मार्केट में पैसा जाए, लिक्विडिटी बढ़े, और जो है उसका जो है लोग ज़्यादा ज़्यादा डिमांड करें और फिर से GDP बढ़े। दूसरा होता है न्यूट्रल इंस्टांस जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो ये होता है कि बहुत ना ज़्यादा जो है पॉलिसी रेट ज़्यादा होते हैं और ना बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो ना वो ग्रोथ को बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, ना ही जो है आपका टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हैं, मतलब कि लोन वोन बिल्कुल महंगे कर दें, पॉलिसी रेट बढ़ा दें, ठीक। तो ताकि जो है लोगों के पास पैसा कम हो। जैसे इन्फ्लेशन रेट अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अब ये भी समझ लीजिए, इन्फ्लेशन रेट अगर बहुत ज़्यादा 6 से ऊपर पार जा रहा है तो टाइट इन्फ्लेशन वाला कर देंगे, ठीक। क्यों? लोगों के हाथ से जो है पैसा खींचो ताकि वो लोग जो है डिमांड कम करें, क्योंकि सप्लाई कम है या किसी भी कारणवश जो है महंगाई जो है वो कम हो जाएगी अगर आप लोग डिमांड कम करेंगे तो, ठीक। तो ये टाइट, तीसरा स्टांस क्या होता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक, जिसमें जो है लोन वोन पॉलिसी रेट बढ़ा दिया जाता है। ज़्यादातर जब इन्फ्लेशन हाई होगा तब ये चीज़ आपकी टाइट वाली करी जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी का, मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट, कई सारे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, इसको ध्यान रखना, दोबारा सुन लेना ये वाला चाहो तो, ठीक। और सेंट्रल बैंक ने बोला है कि हम एडजस्ट कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी को ताकि एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कम हो सके। अच्छा, जो सिद्धांत है मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण का, वो ये कहता है कि भैया लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ अगर करना है हमें, तो हमें कम से कम जो है प्राइस की स्टेबिलिटी रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उसकी वजह से, और सबसे ज़्यादा जो है जो प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, ये सबसे ज़्यादा पुअर को हिट करती है, समझना। तो ये भी जरूरी है। अच्छा, कई लोग ये पूछ सकते हैं कि भैया इन्फ्लेशन है ही क्या, जो मुद्रास्फीति है, तो किसी टाइम पीरियड के लिए कुछ जो बास्केट हैं, जैसे CPI की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, और होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो बास्केट है कमोडिटी की, वो अलग अलग है। तो जो बास्केट है
उनका जो है कुछ सस्टेन्ड टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए जो है स्थायी रूप से जो है वो बढ़ जाए। ठीक, ये नहीं कि ऐसे बढ़ा आज गिर गया तो आपने कहा अरे महंगाई महंगाई, नहीं, कुछ टाइम तक चलता रहे तो उसको महंगाई करते हैं। जब जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं किसी टाइम पीरियड के लिए। ठीक, तो ये वाली पूरी आप लोग को जो है समझ में आ गई होगी डेफिनेशन भी। और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, 2016 जून में अपनाई गई थी। प्राइस की मतलब जो मूल है उसकी स्थिरता बनी रहे, और टारगेट किसके लिए किसको रखा गया, सीपीआई इन्फ्लेशन को रखा गया। सीपीआई हो गया, पहले जो है हम डब्ल्यूपीआई करते थे, अब सीपीआई करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को करते हैं। और ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि हमको इन्फ्लेशन को जो है मतलब इसी रेंज में रखना, 2 से 6 वाली की। ठीक है, और इसके बाद जो है अमेंडेड एक्ट प्रोवाइड फॉर द इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट ही सेट करेगा, कंसल्टेशन में करेगा वो आरबीआई से। गवर्नमेंट करेगी कंसल्टेशन किससे, आरबीआई से हर साल में, और बताएगी भैया कि इन्फ्लेशन टारगेट के लिए क्या रेंज रखी जाए। ध्यान रखना, तो आरबीआई फाइनली नहीं करती है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि आरबीआई जो है वो कर देती है, फाइनल टारगेट सेट कर देती है, तो नहीं, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से नहीं सुना होगा तो मिस कर जाओगे। अच्छा, ये जो चीज़ें आई थी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रेंज 2 से 6, ठीक, नए बैंक लाइसेंस कौन कौन से होंगे, ठीक है, और जो है आपका सीपीआई को जो है हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए माना जाएंगे। तो ये कौन कौन सी कमिटी ने जो है इसको बताया था, मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। उर्जित पटेल कमेटी थी, नचिकेत मोर कमेटी थी, ठीक, और बिमल जलान कमेटी थी। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, इन तीनों कमेटी के बारे में आप लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ नरसिम्हन कमेटी जो है ये किससे संबंधित है ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी, अच्छा चलो इसका नरसिम्हन कमेटी बता देता हूँ। बैंक्स का जो मर्जर हो रहा है ना, उनको जो है इन्होंने कहा था कि 3-4 बैंक रखो बड़े बड़े बस। तो बाकी इन तीनों के बारे में, उर्जित पटेल, नचिकेत मोर और बिमल जलान, इन कमेटी के बारे में आप लोग को नोट्स बनाने हैं, और फिर बताना है कि सीपीआई, इन्फ्लेशन, इस सब ने किसने क्या रिकमेंडेशन जो है बताई थी। अगला जो हमारा टॉपिक है विवाद से विश्वास योजना है। इसमें सिंपल सा क्या है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सीधे जो जिसकी इनकम हो रही है, ठीक, उसी की इनकम से सीधे काट लेना, टैक्स को काटना, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपकी सैलरी आई, सैलरी जो है आपकी इनकम है, तो आपसे डायरेक्ट किया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आपके पास, आपने बिस्किट का पैकेट उठाया खा लिया, उस पर जो है आपने देखा नहीं होगा, शायद ना ध्यान दिया हो, लेकिन उस पर जो है टैक्स ऑलरेडी रहता है। जो उसको खाएगा वो मतलब फाइनली कंज्यूम करेगा, उसके ऊपर से इनडायरेक्ट टैक्स कटेगा। तो मतलब जो बना रहा है, जिसको इनकम हो रही है, उसको ऊपर नहीं कट रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है, समझना मेरी बात, कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर से जो टैक्स कटेगा उसको, इसीलिए उसको जो है इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक, जिसका भार जो है इनडायरेक्टली पड़े वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका भार जहाँ से पड़ रहा है सीधे कटे तो उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है, ठीक, ये सारे आते हैं। जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। वैल्यू एडिशन टैक्स किस टाइप का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कहा है कि हम जो ड्यू डेट थी, जो फाइलिंग डिक्लेरेशन विवाद से विश्वास स्कीम से रिलेटेड, उसको हमने बढ़ा दिया है। ठीक, अब एक चीज़ समझ लेना, कई लोगों के डिस्प्यूट चल रहे हैं टैक्स से संबंधित, ठीक, बहुत लाखों करोड़ रुपए में है। तो गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आए कि भैया तुम, विवाद है तुम्हारा, डिस्प्यूट है, तुम हम पे विश्वास रखो, तुम खुद से बता दो, आके डिस्क्लोज कर दो, और उस पर जो है कुछ टैक्स वैक्स दे दो, और अपना जो ये तुम्हारा जो डिस्प्यूट था उसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक, और फिर तुम नई शुरुआत करो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ये सब बढ़ावा देगा, और जिनको भी टैक्स नहीं मिल रहा था हमारे राजस्व में भी आएगा, रेवेन्यू हमारे क्रिएट होगा, हमारे लिए भी अच्छा है। लिटिगेशन ख़त्म होगी, जो ये आपका मुकदमेबाजी हो रही ये भी ख़त्म होगी, सबके लिए बढ़िया हो जाएगा। ये वाली चीज़ है, खुद आओ खुद बताओ। इस टाइम तक बता दी तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम कार्रवाई अपने तरीके से करेंगे। यहीं पूरी इसमें यहाँ पे गेम है। ठीक, ये टैक्स बताया गया विदाउट एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट कर दो अपना, तो मतलब अब ये 30 अप्रैल तक इनको कर दिया गया है। ठीक, इसकी डेट एक बार क्लियर करके बताइएगा कि कब तक बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि हम आज मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे इंटरलिंकिंग आई, और मेंस में आपके लिए बहुत काम आएगा
आप लोगों को करना पड़ेगा कि क्या इसी तरीके से टैक्स लिंक्ड इंसेंटिव भी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जो उद्यमी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, तो क्या यार कोई टैक्स दे रहा है तो क्या उसको इंसेंटिवाइज नहीं करना चाहिए, उसको जो है उसको भी प्रोत्साहित करो ना यार, तो टैक्स का इवेजन करे ही ना, ऐसी विवाद की स्थिति ना आए ना यार, ये वाली बात है। तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से मेरा एक सजेशन है, मतलब इस माध्यम से तो नहीं, वैसे मान सकते हैं भैया, बड़े लोग उठा सकते हैं मुद्दे को, कि टैक्स लिंक्ड इंसेंटिव भी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे रोड अच्छी हो, उसको सहायता मिले हर जगह जाके, उसको कहीं कुछ पैसा उल्टा सीधा ना देना पड़े, सारी सुविधाएं जो जिनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो ड्यूटी है कम से कम वो ढंग से करें, विदाउट एनी फियर एंड फेवर, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, ये भी 17 मार्च 2020 से चालू हुई थी। इसका नाम क्या है, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020, ठीक। इसमें लिटिगेशन और मुकदमेबाजी ये सब खत्म करना है। 9 लाख करोड़ रुपए देख रहे हो इतना फंसा हुआ है, 4.8 लाख अपील है, इन सबको ख़त्म करना है। आप रिक्विजिट टैक्स दो, अपना लिटिगेशन ख़त्म करो और अपना टैक्स डिपार्टमेंट को दे दो। पीनल जो भी है आपको जो है आपके खिलाफ कोई भी दंडात्मक जो है कार्रवाई नहीं होगी, ठीक, समझ में आ गई बात। और इतने सारे केसेस हैं देख रहे हो, करीबन इतने लोगों ने तो मान लिया, 25% लोगों ने तो दे भी दिया कि हाँ भैया हमने डिस्प्यूट था, हम टैक्स भर दे रहे हैं, हमको डिस्प्यूट से निकाल दो यार, बस अपना मुकदमा हम, कोई हमें नहीं चाहिए, कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, सीधे हम टैक्स भर रहे हैं, निकल रहे हैं हम, ये वाली चीज़ है, ठीक। तो अब देखो इसमें डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट ये भी हो सकता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ लगा रहे हो, ठीक, लेकिन जो लोग निकलना चाहते हैं वो निकल सकते हैं, सीधे अपना बद को भरो एक छोटा सा और निकल लो, ठीक। इससे पहले भी कई बार स्कीम आई थी, कर विवाद समाधान स्कीम 1998, 2016 में भी स्कीम लाई गई थी, डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम। ये लोग को इतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स मिला था जितना इसको मिला है, ठीक। आपका डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से शुरुआत करो क्लीन स्लेट के साथ में, और टैक्स इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा, मुकदमेबाजी कम होगी, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि नेशनल रिवर रिजर्वेशन मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे सिंपल समझ लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोगों को मैंने पहले होमवर्क दिया था, आज रिवाइज कर लीजिएगा कि ये क्या है, वैधानिक संस्था है, तो उसके किस किस लॉस को ये, अच्छा जो लोग पहली बार देख रहे हैं, कौन कौन से लॉ को इंटरप्रेट करता है, इसके बारे में जो पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से लॉ को लागू करता है, ठीक। और इसमें ये समझ लीजिए कि ये इसीलिए इसको क्वासाई जुडिशियल बॉडी बोलते हैं, यानी कि अर्ध न्यायिक संस्था निकाय भी बोला जाता है। इन्होंने यहाँ पे ये कहा है जल शक्ति मंत्रालय से कि भैया तुम कुछ ऐसा मैकेनिज्म या कुछ ऐसी मॉनिटरिंग करो ना यार, कि सभी नदियों के प्रदूषण और उनके सुधार हेतु आप प्रभावी निगरानी और उपयुक्त तंत्र तैयार करिए। ये निर्देश दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, ठीक, कि आप जो है सारी जितना पोल्यूशन वूशन है इसको ख़त्म करो यार प्लीज़, ठीक। और यहाँ पे देखा गया है CPCB का डेटा है कि 351 रिवर जो हैं उनमें काफ़ी जो है पोल्यूशन वूशन है, और ग्रीन पैनल ने जो है सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी भी पहले बनाई थी, जिसमें कहा गया था कि भैया एक नेशनल प्लान बनाओ कि किस तरीके से 351 रिवर के स्ट्रेचेस जो हैं उनको में पोल्यूशन फ्री उनको बना सको, ठीक। और इसके लिए इन्होंने बेंच ने ये भी कहा है कि नेशनल रिवर रेजुवेनेशन मैकेनिज्म भी आप बोल सकते हो इसका नाम, ठीक। और के अनुसार उक्त तंत्र को राष्ट्रीय नदी कायाकल्प तंत्र भी कहा जा सकता है, ये बेंच ने बोला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया तुम नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन्वायरमेंट डेटा ग्रिड बनाओ और इसकी प्रभावशाली तरीके से निगरानी करो, ठीक। और इसमें ये भी कह रहे हैं कि जो भी अगर पोल्यूशन और रिजुवेनेशन और रिवर अगर नहीं हो रहा है, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन रिवर का ही जहाँ पे बताया गया वहाँ पे, आप दूसरे और भी स्टेप ले सकते हो। आप कुछ अपना एक्शन प्लान बनाओ कि पोल्यूशन और पोल्यूशन ख़त्म हो जाए, ठीक, उन्मूलन हो जाए और रिजुवेनेशन हो जाए, मतलब फिर से पुनर्जीवित हो जाए रिवर हमारी, ठीक। और ये प्रोसेस जो है रिवर का, इसमें सिर्फ 351 ही तक ना रखो, और भी जो है छोटी बड़ी और जो है मीडियम साइज़ के पोल्यूटेड रिवर्स हैं, और जो ड्राइड भी हो गई, ध्यान रखना, जो सूख भी चुकी हैं उन पे भी काम करो। WHO क्या कहता है कि पॉल्यूटेड वाटर क्या है? पॉल्यूटेड वाटर वो है जहाँ पे उसकी संरचना यानी कंपोजिशन बदल गया है और वो अब यूज़ नहीं किया जा सकता है, उसको हम पॉल्यूटेड वाटर बोलते हैं। क्या कारण है? देखो, नेचुरली भी होता है, ठीक। जो अर्थ की क्रस्ट है, सबसे ऊपर लेयर जो क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है, तो क्रस्ट में जब ये फिल्टर होके मरकरी वाला फिल्टर होके आ जाता है पानी, तो वो जो है पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक। इसकी वजह से रिवर, ओशियन ये सब जो है हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो अभी आज के दौर में देखा जा रहा है पोल्यूशन हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। इफेक्ट वही है, जैव विविधता जो है उसका विनाश हो रहा है, रोग हो रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो रही है,
खाद्य श्रृंखला का प्रदूषण हो रहा है, यानी कंटेमिनेशन ऑफ द फूड चेन हो रहा है। फूड चेन क्या होता है? घास को जो है ग्रास ऊपर खाता है, टिड्डा खाता है, टिड्डे को बर्ड खाती है, बर्ड को स्नेक खा लेता है, या इसी को फूड चेन बोलते हैं। ठीक। और फूड वेब किसको बोलते हैं? इसको, अच्छा फूड वेब तो आप समझिए कि आपस में कई सारे दिखा दें अगर फूड चेन को, तो उसको फूड वेब बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बायो मैग्निफिकेशन, ये मतलब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है फूड चेन से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने यहाँ पूछ रहा हूँ। और बायो एक्यूमुलेशन, ठीक, ये दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक, इसका आप लोग हिंदी वाला देख लीजिएगा प्लीज़ एक बार। और बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन का में दोनों में फ़र्क क्या है, पहले तो आप लोग को इन लोग का सेपरेटली मीनिंग पता होना चाहिए, फिर उन लोग के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने कई सारे जो है इनिशिएटिव तो लिए हैं कि वाटर पोल्यूशन ख़त्म किया सके, जैसे कि नमामि गंगे परियोजना है, राष्ट्रीय जल मिशन है 2010 में, राष्ट्रीय जल नीति है 2012 में, और स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन भी है। ठीक, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक, इसके चेयरमैन कौन है ये आप लोग को बताना है क्वेश्चन में, और ये किस बेसिस पे काम करता है, मतलब ये क्या है, मतलब इस वाले मिशन को आप लोग को पढ़ना जरूरी है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जो भी फूड, जो क्रॉप हैं जो आयात हो रहे हैं, ठीक, बाहर से, उनकी जो आनुवांशिक जो रूप से संशोधित जो जीव करके आए, मतलब कई सारे से कॉटन है हमारे यहाँ, बीटी कॉटन है, तो वो क्या है, ये आपका आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव है आपका। ठीक है, तो ये इसमें कॉटन जो है ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। ठीक, बैसिलस थेरेंजेसिस ये बोलते हैं इसको, बीटी कॉटन को। तो इसी तरीके से कोई खाना या फूड क्रॉप या फिर फूड भी, फूड क्रॉप में तो एफएसएसएआई ने, आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने ये कहा है कि फूड क्रॉप में अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें 1% से ज़्यादा जो है ये नहीं होना चाहिए, जीएमओ नहीं होना चाहिए, परमिसेबल लिमिट है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि फ्रूट क्रॉप तो फ्रूट क्रॉप, फूड भी जो है बाहर से अगर इंपोर्ट हो, क्या रहा है, मान लीजिए टमाटर जो है अब वहीं आ गया फूड क्रॉप की जगह, मान लीजिए सीड की जगह जो है आपने सीधे टमाटर इंपोर्ट कर लिया, तो ये फूड जो है ये फूड क्रॉप है, तो इनमें भी जो है आपका लिमिट होनी चाहिए, ऐसा आगे बोला जा रहा है। ठीक, तो ये अब इसके बारे में समझ लेते हैं। 2018 में सीएससी, ये रोज़ देखिए आ रहा है, इंपॉर्टेंट बहुत है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसने एनालाइज़ किया था कि 65 जो आपके फूड प्रोडक्ट थे उसमें 30 जो मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहे थे, 35 जो इंपोर्ट हो रहे थे, उन सब में पाया गया था कि इम्पोर्टर वाले में कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं। तो उसमें 32 जो है उनमें देखा गया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स पाए गए थे। ठीक, तो मतलब ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड का ये पता नहीं है। ये हमारा जैसे जो हमारी पाचन प्रक्रिया होती है, तो उसमें हम लोग ये मतलब डिबेटेबल है, ये आप लोग को ऐसा ढूंढने नहीं मिलेगा, मैंने बहुत पढ़ रखा है पहले, तब ये कभी ये समझ याद आ रहा है मुझे। तो वैसे जो हमारी पाचन क्रिया है उसमें एसिड होता है ना, जिसमें जैसे बाइल होता है, बाइल से आप लोग को एसिड रिलीज होता है HCl, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें वो एसिडिक जो है आपका एनवायरनमेंट बनाता है। तो क्या एसिडिक एनवायरनमेंट में कई लोग बोलते हैं कि भैया ये जो भी होगा जीएमओ ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता, लेकिन कई लोग जो है और भी तर्क देते हैं। तो ये सारी डिबेट है, उसमें नहीं जाएंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी नुकसानदायक किस तरीके से होगा ये भी अभी जो है सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। अगस्त 2020 में जो है 24 फूड क्रॉप पे कंट्री एफएसएसएआई ने ये बोला था कि हम नॉन जीएम ओरिजिन, ठीक, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, और साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्री सर्टिफिकेट है फला फला क्रॉप। ठीक, और फरवरी 8 को जो है अथॉरिटी ने डिफाइन कर दिया था कि जो है सर्टिफिकेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी। लेबोरेटरी जो इंडिया में है उन्होंने वही 1% वाली जो है यहाँ पे लिमिट लगा दी है उन्होंने, और कंट्री ने ये भी कहा है कि हमें जो इम्पोर्टेड होते हैं, ठीक, इंपोर्ट हो रहे हैं, उन पे तो लगाना ही देखना है कि जीएमओ कुछ ना हो। साथ ही साथ जो प्रोसेस्ड फूड भी आ रहे हैं, जैसे टमाटो का केचप, ठीक, जैम, ये सब होते हैं ना, ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो डायरेक्टली खा सकते हो आप, कंज्यूम कर सकते हो। इन पे भी देखो कि भैया जीएमओ सर्टिफिकेट इन पे भी होना चाहिए, ये वाली बात है। थ्रेशोल्ड जो है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे लगाया जाएगा ये 0.01% के अनुसार। ठीक, इस वाले जो लेटर में ये भी कहा गया है कि जीएमओ के रिस्ट्रिक्शन जो है फूड प्रोडक्ट्स पे भी लगाओ, फूड क्रॉप पे तो बताया गया है, फूड प्रोडक्ट्स पे भी लगाओ, जो मैंने आपको पहले बताया। 2018 में यही सीएससी ने ये हाईलाइट किया था कि जो प्रोसेस्ड फूड है वो जो है आपका, अभी तक उस पर आपने छूट कर रखी है तो उसको छूट मत करो भाई,
उस पे भी आप जो है ये सर्टिफिकेशन कुछ ना कुछ FSSAI को लगाना पड़ेगा, अपना विनियमित या फिर रेगुलेट उसको करना पड़ेगा। ठीक। और ये इलीगल सेल जो है इम्पोर्टेड GM फूड का अगर कंटिन्यू रहेगी, अगर आप कोई भी रेगुलेशन नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत है। आगे जाके हो सकता है हमारी पूरी फूड सिक्योरिटी के लिए ही खतरा बन जाए। अगर वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि GMO पे अगर हमने नहीं किया तो हमारी फूड खाद्य सुरक्षा पे जो है नुकसान पहुँच सकता है, तो बिल्कुल पहुँच सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए बता रहा हूँ कि इसमें वो डायरेक्टली फैक्ट ना भी पूछे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर बन गई तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत करा नहीं सकता, और एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आपको पेपर बहुत आसानी से आप निकाल भी लोगे। ठीक। तो ये वाली चीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है FSSAI को ये कहा गया है कि आपकी अपनी जो है आप टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओ हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे, नेशनल लेवल पे, ताकि आप समझ तो सको यार। पता चला इंपोर्ट होता रहा, आप देख ही नहीं पा रहे हो, आपने खाली रेगुलेशन बना के और लॉ बना के कागज़ पे बैठ गए। टेस्टिंग लैब भी तो होनी चाहिए। ठीक। जो टास्क है रेगुलेटिंग GMO का, पहले ये किसके पास में था? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। यही इंडिया में जो है, इंडिया में ये अभी भी शायद मेरे ख्याल से ये करती है, आई एम नॉट कन्फर्म, बट हाँ यही करती है। देखिए, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है, जो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, यही अप्रूवल इंडिया में देती है कि कौन सा फूड क्रॉप, जैसे कि BT कॉटन है अभी। ठीक, BT कॉटन लेकिन फूड क्रॉप नहीं है, ध्यान रखना। ठीक। फूड क्रॉप अभी पीछे बात चल रही थी BT ब्रिंजल की, ठीक है, बैगन की, लेकिन इसको इस पर काफ़ी हो हल्ला हुआ तो अभी दे नहीं पाए। तो ये वाली चीज़ है, तो ये देती है। अब ये पहला जो GMO को रेगुलेट करने का जो टास्क था पहले इनका था। ठीक। अब लेकिन ये रोल जो है आपका किसको डाइल्यूट कर दिया गया? FSSAI को, स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया जो है 2006 एक्ट के अंतर्गत जो बनाया गया है। ठीक। तो ये एक तरीके का स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके पास चला गया कि अब आप अप्रूवल अब आप करोगे जो भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके लिए। समझ में आई बात? GMO क्या होता है? जीनोम में चेंज कर दो कुछ कुछ, और अपना मतलब जिस तरीके से आप चाहते हो उस हिसाब से वांछित भौतिक लक्षण या फिर वांछित जैविक उत्पाद आप बना सकते हो। ठीक। जैसे BT कॉटन में क्या था कि बॉल वॉर्म, एक मतलब वॉर्म था, पेस्ट था ये, ठीक, कीटाणु, तो उसको जो है उसका असर ना पड़े कॉटन की पैदाइश पे, कॉटन के मतलब उत्पादन पे, तो हमने जेनेटिकली जो है मॉडिफाई कर दिया। अब ये कुछ कर ही नहीं पाता है पेस्ट, ये वाली बात है। ठीक। अगला जो हमारा आ गया है सेक्शन वो है कि हम किस तरीके से पढ़ के और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे हम समझते हैं अपने कौन वाले बनेगा IAS PCS वाले सेक्शन में कि कैसे पढ़कर क्वेश्चन आखिरी में करना है एग्जाम और में। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग हुआ, उससे रिलेटेड कौन कौन से जो है कथन सही है? एशिया की आर्थिक वार्ता 2021 का आयोजन आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने किया, और साथ में पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने किया, के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। बिल्कुल सही। ठीक। दूसरा है कि यह 3rd एडिशन था AED का, यानी कि एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का, और सेकंड वन था जो कि PIC, ठीक, पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने ऑर्गेनाइज किया था। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये 3rd नहीं है, 5th है। तो सेकंड है गलत हो गया, तो ये और ये गलत हो गया, तो 1A और C बचा। जो थीम थी इस बार की वो क्या है? पोस्ट COVID-19 ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस डायनेमिक। सब कुछ ज़्यादातर की थीम जो है पोस्ट COVID-19 ही हो रही, तो अच्छे से याद करना, हो सकता है पूछे तो कंफ्यूज मत होना। तो दूसरा वाला, तीसरा वाला भी सही है, तो C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 5th एडिशन था, सेकंड ही है जो PIC इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। इंटरनेशनल जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस है, मतलब दुनिया के लोग आते हैं, आर्थिक उस पर काम करते हैं, बात करते हैं कि किस तरीके से व्यापार किया जाए, किस तरीके से वित्तीय जो आपकी वित्तीय डायनेमिक्स है उस पर काम किया जाए। ठीक है ना? ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है आपका बात होती है, और हमारा एशिया ही नहीं, और उनके साथ में जो उनके नेबर में है उनसे भी बात करनी है। अब देखिए, सरस आजीविका मेला जो है इससे रिलेटेड 2021 वाला, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है। पहली बात, मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया सर, और 26 ये आपका फरवरी 26 2021 से चालू हुआ है नोएडा हाट में। तो ये देखिए, मोदी जी नहीं, आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं, जो आपके रूरल मिनिस्ट्री के जो है मंत्री हैं, उन्होंने किया। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट किसमें A में भी है और D में भी है। तो देखते हैं कि क्या मतलब, ये तो दो हो नहीं सकते। ठीक। तो उसके बाद क्या है? ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, और दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड यानी कि आजीविका मिशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो दूसरा तो होगा नहीं, तो इसलिए A ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम तीसरा वाला पढ़ लेते हैं कि ये इवेंट लॉन्च इसलिए किया गया है, इसका उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण महिला है उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ठीक, स्वयं सहायता समूह हैं,
उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके, उसके लिए चालू किया गया है। तो बिल्कुल सही है, 26 फरवरी से आपका जो है 14 मार्च 2021 तक चलेगा। आपका नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको जो है आपका चालू किया, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और रूरल। अब ये किसके, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, ठीक। और रूरल डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है, एक बार कंफर्म करके बताइएगा। और इसी तरीके से हमारा आज का जो है सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप लोग हमारे साथ पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीएससी 2021 का जो है 12 मार्च से, और ईपीएफओ का जो है आपका 9 मार्च से चालू हो रहा है। बिल्कुल कंप्लीट पेड ग्रुप है, इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, 1-to-1 गाइडेंस पूरा दिया जाएगा। कॉल कर सकते हैं आप लोग 856488053096 हो गया, फिर 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ इन्हीं 2 नंबर पर कॉल करिएगा। और अगले कल सुबह 6 बजे तक के लिए आप लोग से अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।